वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CSC स्टडी बुक। अगले लेक्चर में हमने पढ़े थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको ब्रिटिश के इंडिया में आने और जो रूल्स होते हैं, एक क्राउन रूल और एक कंपनी रूल, ये दोनों के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था। आज हमारा पार्ट 2 आने वाला था। चलो अब ये पार्ट 2 आ गया है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। देख लीजिए, पहले जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, तब क्या हुआ, क्वीन एलिजाबेथ के पास से उनको एक चार्टर मिला था। ठीक है, चार्टर मतलब क्या होता है? चार्टर मतलब होता है लाइसेंस। ठीक है, वो जो चार्टर मिला था उसके दौरान उनको बिजनेस व ट्रेड इसके अधिकार तो मिले ही थे, लेकिन उनमें से कुछ रेस्ट्रिक्शन भी उनको मिले थे। ठीक है, कुछ उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट्स भी होते थे। ठीक है, इसके दौरान फर्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो 1773 में आया। ठीक है, 1773 में आया और उसके बाद आ गया हमारा अमेंडिंग एक्ट। ओके, अमेंडिंग एक्ट सॉरी तो बात कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, यहाँ के कुछ फीचर्स थे, इस एक्ट के कुछ फीचर्स थे, चलिए वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल, उनको क्या किया गया, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया 4 मेंबर्स का, जो उनको असिस्ट करते थे, उनके काम में उनको सहायता करने के लिए 4 मेंबर बना दिए गए। और यहाँ के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो ये जो गवर्नर जनरल है, पहले गवर्नर जनरल, ये भी याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ये आ गया हमारा पहला फीचर। अब चले जाते हैं दूसरे फीचर पे। देख लीजिए, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज subordinate to the Governor General of Bengal, unlike earlier when the 3 presidencies were independent of one another. ठीक है, जो बॉम्बे मद्रास, ओके, ये जो प्रेसिडेंसीज थे ये पहले इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, बंगाल भी इंडिपेंडेंट था, लेकिन इसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, इसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इसको मर्ज कर दिया गया और जो भी पावर्स थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मिल गया। ठीक है, इनको मर्ज करके जो भी पावर्स थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया गया। एंड इसको क्या कहते हैं, इसको शायद सेंट्रलाइजेशन बोल सकते हैं। हाँ सही, इसको सेंट्रलाइजेशन बोल सकते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। देख लीजिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब? 1774 में। ये भी याद रखना जरूरी है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कभी कभार आ भी सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये कब आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये आया था। अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप 1774 टिक कर दीजिएगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के दौरान इसकी बात की गई थी। कंपेयरिंग 1 चीफ जस्टिस 3 अदर जजेस, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो यहाँ पर क्या थे, एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे और भी। ठीक है, अब देख लीजिए 4 नंबर पॉइंट हमारा आता है, इट प्रोहिबिटेड
द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। अब क्या होता है, ये जो हमारा इसके जो ये इसमें जो बताया गया है कि यहाँ पर जो कंपनी के सर्वेंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो कंपनी के सर्वेंट्स होंगे या फिर नौकर होंगे, ऐसे बात कर सकते हैं, जो कर्मचारी हैं उनको ऐसे रेगुलेट किया गया था कि उनको कोई भी अगर गिफ्ट देता है, जैसे आईएएस में एक सिंपल कुछ कोड्स होते हैं जहाँ पर 2000 की ज़्यादा गिफ्ट हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक आईएएस अधिकारी 2000 से ज़्यादा कीमती गिफ्ट किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या कहा गया कि जो सर्वेंट्स होते हैं वो कोई भी नेटिव से व कोई भी पर्सन से कोई भी पैसा नहीं ले सकते हैं, कोई पर्सनल वर्क के लिए और भी किसी भी काम के लिए, ठीक है। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्शन गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू एंड सिविल मिलिट्री एफर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अमेंडिंग एक्ट। अब देख लीजिए अमेंडिंग क्या होता है। अमेंडिंग होता है कि उसमें कुछ सुधार, ठीक है। अब अमेंडिंग एक्ट, ये अमेंडिंग एक्ट कब आया था, इसको अमेंड किया गया 1781 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इन बीट ऑफ रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट, देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन सा वाला अमेंडिंग एक्ट को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा 1781, ओके। ये जो हमारा एक्ट है इसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। अब क्या हुआ, जो प्रोविजंस उन्होंने दिए थे रेगुलेटिंग एक्ट्स में, उनको रेक्टिफाई करने के लिए ये एक्ट्स लाए गए और इसमें कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ठीक है। चलिए वो देख लेते हैं। इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट डन बाय देम सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, their official capacity similarly also extend the servant of the company from the jurisdiction of Supreme Court for their official actions, okay, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, it excludes the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of the Supreme Court, ठीक है। अब नेक्स्ट, it provided that Supreme Court was to have jurisdiction over all inhabitants of Calcutta, okay. It also required court to administer the personal law of the defendant. Hindus were to be tried according to Hindu law and Muslim were to be tried according to Mohammedan law. अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो लॉज हैं हिंदूज और मुस्लिम्स के, वो क्या हुए, डिफरेंट टाइप के किए गए हैं। और जो ये बोला गया एक तरफ से, जो हिंदू में जो रीति रिवाज होते हैं, हिंदुओं में जो रीति रिवाज होते हैं वो हिंदू फॉलो कर सकते हैं, और जो मुस्लिम में जो रीति रिवाज हो सकते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। अब समझ लीजिए हमारा जो रीति रिवाज होता है वो अलग होता है, मुस्लिम्स जो ये होते हैं उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। अब क्या होता है, लेकिन कोर्ट में सब धर्म को मान्यता दी जाती है और उसकी अकॉर्डिंग लॉज भी हैं। जैसे एक मुर्दा था 3 तलाक का, ठीक है, और भी कई सारे मुर्दे हैं ऐसे, तो उसमें कोर्ट्स जो है उनको भी इसमें ये धर्म रीति रिवाजों में वो भी
ज़्यादा कुछ यहाँ पर ऑर्डर्स या फिर किसी एक को देखते हुए कोई सिद्धांत नहीं ले सकता है, ठीक है। इट लेड डाउन दैट अपील्स टू बी प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या क्या कहा गया, दैट प्रोविंशियल कोर्ट, ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें प्रोविंशियल कोर्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कोई ये नहीं रहेगा, ठीक है। इट एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। गवर्नर जनरल ऑफ द इन काउंसिल को ये फ्रेम को रेगुलेशन करने के लिए प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल को एम्पावर किया गया इसमें, ठीक। अब देख लीजिए, आ जाते हैं पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। अब एक समय ऐसा भी था जब क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भाई इधर आ गया, वो एक एक करके कॉन्कोर करना शुरू कर दिया। अब वो तो मानेंगे नहीं, अब वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, वो कोई मान तो नहीं रहा है। अब जो ब्रिटेन के नए या फिर आप कह सकते हैं न्यूली इलेक्टेड, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो थे पिट्स द यंगर, उन्होंने इनके एक्टिविटी को, इनके पावर को घटाने के लिए एक एक्ट पास किया, ठीक है, एक एक्ट पास किया जिसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। ये 1784 में पास किया गया, ठीक है। तो इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको उसका औकात का पता चल गया, ठीक है, उसको औकात दिखाया गया। एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि उसको उसका औकात दिखाया गया, ठीक है। पहले तो ये कहा गया कि आप जो एरिया कवर कर रहे हो, जो एरिया को आप अपना टेरिटरी बता रहे हो, वो आपका सिर्फ पोजीशन है, ओके, ये था पहला। सेकंड क्या हुआ, सेकंड लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, इन तीनों को अलग कर दिया गया। थर्ड क्या हुआ, जो सिविल सर्विस, ओके, जो हमारा यूपीएससी है, ऐसे जो सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सिविल सर्विस थे, उनको क्या किया गया, उनको सबके लिए ओपन कर दिया गया, ठीक है, ताकि यहाँ पर इंडियंस भी यहाँ पर आ सके। ओपन एग्जामिनेशन का कंडक्ट करने का एक रूल आ गया वहाँ से, ठीक है। अब उनका अगर इंडियंस आ जाते हैं तो अब ब्रिटिश का दबदबा तो नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश और इंडियंस दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है। अगर इनमें कोई गलती होगी तो इनको भी पाठ पढ़ाएंगे, और अगर उनमें कोई गलती होगी तो उनको भी पाठ पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उतना इनका पावर नहीं रहेगा। अब सेकेंडली और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या किया गया वहाँ पर, और एक काम किया गया, वो क्या है, डुअल गवर्नमेंट की स्थापना की गई, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। अब ये डुअल गवर्नमेंट क्या होता है, इनमें ये बताया गया कि कुछ पार्ट्स उनके हाथ में भी रहेंगे और कुछ पार्ट्स इंडियंस भी होल्ड करेंगे, ठीक है। तो इंडियंस का भी एक काउंसिल हुआ, एक मिनी पार्लियामेंट बनाया गया, ठीक है। और ये जो काउंसिल गठन हुआ, इसको गुड काउंसिल या फिर आंसरेबल काउंसिल बोला जाता था, क्योंकि ये जो काउंसिल था, इसका काम था क्या, वो जो एक्टिविटी ब्रिटिशर्स कर रहे हैं या फिर उनको भी बोलने का एक मौका दिया गया, लेकिन ये एक्चुअली में उनको एक एडवाइजरी बॉडी के मुताबिक रखा गया था, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी के मुताबिक रखा गया था। फिर भी वो आंसर करते थे, हम इंडियंस में ये चीज़ था कि हम जिसका खाएंगे उसका ही गुण गाएंगे, ठीक है। तो जितना भी काम होती थी उस सब को वो लोग रिप्रेजेंट करते थे, ओके। जो क्राउन है, क्राउन के सामने वो रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए इंडिया का जो काउंसिल था उसको गुड काउंसिल या फिर आंसरेबल काउंसिल के नाम से भी जाना जाता था।
अब डुअल गवर्नमेंट हो गया तो ब्रिटिश कंपनी का पावर एकदम से रिड्यूस हो गया। अब वो बैग बोझ का बांध लिए। अब बोले चलो भाई अब और हमारा नहीं चलेगा, अब आ गया क्राउन रूल। ठीक है, अब आता है एक्ट ऑफ 1786। देख लीजिए, इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ही प्लेस्ड 2 डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। ओके, इनका भी 2 डिमांड थे। चलो भाई, बोला कि ठीक है भाई, चलो मैं गवर्नर जनरल बनूंगा, लेकिन पहले मेरी डिमांड तो सुन लो, पहले भाई मेरी डिमांड तो सुन लो। वो बोले कि ही शुड बी गिवन पावर टू ओवर राइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल क्लासेस। तो उनको ये पावर मिलना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, ओवर राइड कर सकते हैं, उस डिसीजन को ओवर राइड कर सकते हैं उनके काउंसिल का, इन स्पेशल केसेस। ठीक है, सॉरी क्लासेस नहीं, केसेस, स्पेशल केसेस में वो उसको ओवर राइड कर सकते हैं, ये उनको पावर मिलना चाहिए। और ही वुड ऑल्सो बी कमांडर इन चीफ अकॉर्डिंगली, उनको कमांडर इन चीफ भी बनाना पड़ेगा। देख लीजिए साहब, उनके तो मज़े चल रहे हैं। अब द एक्ट ऑफ 1786 वाज इनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजन। 1786 सॉरी, द एक्ट ऑफ 1786 इनेक्टेड हुआ टू मेक बोथ द प्रोविजंस। ये दोनों प्रोविजंस बनाने के लिए ये एक्ट को ये किया गया। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देख लीजिए, इसके कुछ फीचर्स थे, ये भी साल याद रख लीजिए आप, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी मजाक में पूछ ले सकते हैं, तो रिस्क नहीं लेने का। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स। ठीक है, इट एक्सटेंड द ओवर राइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। ये क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर मिलने की बात हुई थी, जो उन्होंने डिमांड किया था, वो पावर उनको दे दिया गया। टू ऑल फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट जनरल एंड गवर्नेंस ऑफ प्रेसिडेंसीज। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इट गिव्स द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट फॉर ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल को यहाँ पर और पावरफुल बना दिया गया। ठीक है, क्या जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थे, पहले जो इंडिपेंडेंट थे वो अब सबऑर्डिनेट बन गए। मैंने पहले ही बताया, बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसीज थे उनके ऊपर भी जो कंट्रोल था, ठीक है, वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इट एक्सटेंड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब देख लो, ये जो चार्टर एक्ट है इसके ठीक 20 ईयर्स बाद नेक्स्ट और एक चार्टर एक्ट आएगा। जो पहले से अगर तुम देख लो, जो चार्टर एक्ट्स हैं पहले से देख लो, ये जो हमारे चार्टर एक्ट है 1773, इसको याद करने की एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ। 1773 में आया पहला, इससे 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स इससे प्लस कर दो, आ गया 1784, सॉरी 1784 नहीं, ये अलग है, आ गया एक्ट ऑफ 1786। अब इससे 20 ये कर दो तो आ गया चार्टर 1793।
सॉरी 1773 से और 20 प्लस कर दो, आगे 1793, ठीक है। इससे आगे जाओगे और इसको प्लस करते जाना। देखो इसका बाद जो चार्टर एक्ट आता है वो इसको 20 प्लस कर दो, फिर जो चार्टर एक्ट आएगा वो 1813 का आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो हर 20 ईयर्स में एक नया चार्टर आता था और हर 20 ईयर्स में एक अमेंडमेंट एक्ट आता था, ठीक है। उसके बाद एक अमेंडमेंट एक्ट आता था, ठीक है। तो देख लेते हैं ये वाला जो पढ़ रहे थे हम। इट प्रोवाइड द कमांडर इन चीफ वाज नॉट बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। तो ये क्या बोला कि कमांडर इन चीफ क्या होंगे, वाज नॉट बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ये क्या नहीं होंगे कि गवर्नर जनरल्स ऑफ काउंसिल के मेंबर नहीं थे, अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, जब तक उनको अपॉइंट नहीं किया जाता है। इट लेड डाउन दैट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द स्टाफ वेर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट हमारा आता है, ये नेक्स्ट आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1830, ठीक है। द फीचर ऑफ दिस एक्ट एज फॉलोज। इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। ये क्या करते हैं, जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में, उसको क्या करते हैं, एबोलिश करते हैं, खारिज कर देते हैं, ठीक है। द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। तो क्या हुआ, जो इंडियन ट्रेड था उसको सब ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए ओपन कर दिया जाता है। हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना, ट्रेड विथ चाइना, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे इंडिया के फेमस तो एक चीज़ थी, दो चीज़ थी। पहला तो एक चाय हो गया, जो अभी भी बहुत से जगहों में एक्सपोर्टेड होते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है उनको, और तब भी ये थे, और बहुत सारे थे, जैसे यहाँ पे वेस्ट बंगाल के ताँत जो बोलते हैं, ताँत का जो ट्रेड होते थे, ठीक है। ताँत शिल्पो जिसको कहा जाता है, ताँत शिल्पो, या फिर क्या कहते हैं उसको, वो ताँत का जो ट्रेड होता है, मतलब ये जान लीजिए ताँत का जो ट्रेड होता है, ठीक है। जो अलग जो क्या कहते हैं उसको, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। फाइबर्स के जो ट्रेड होते थे, यहाँ पर हाई क्वालिटी फाइबर्स मिलते थे। फिर अभी जिसको उजाला कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, नील, इंडिगो का भी जो खेती 1/3 करना पड़ता था, उसको भी एक्सपोर्टेड किया जाता था यहाँ से। अब देख लीजिए दोनों में अंतर क्या है। अब जो पहला जो था, पहले ब्रिटिश आए, वहाँ से सामान लेके आए, यहाँ से कुछ रॉ मटेरियल्स लिए और उसको वहाँ पे बना के उसको सेल किया। लेकिन अब क्या था, वो टेरिटरी कब्जा कर लिए, तो अब वो यहाँ से ही रॉ मटेरियल उठाते, यहाँ पर ही वहाँ पर बनाते और यहाँ पर ही आदमियों को सेल करते, हमारे ही लोगों को सेल करते थे, ठीक है। वो तो हो गई पहली की बात। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। इट asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territory in India। अब देख लीजिए इसके दौरान क्या कंपनी, जो क्राउन रूल थी, क्राउन को क्या एक बेनिफिट हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन की जो पावर थी, ठीक है, वो कंपनी की टेरिटरी में, जो कंपनी जिसको कब्जा लिया था, वह हथिया लिया था, उसमें उनका जो माने क्या बोलते हैं, दावेदारी है, वो बढ़ गया। इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल।
ये जो ये था एक्ट था, इसमें क्या हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको इंडिया में आने के लिए और क्या बोलते हैं उसको धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उनको अलाउ किया गया। ठीक है, हालांकि ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, फिर भी एक समय पे वो आए थे यहाँ पर और उनका एक्सपेंशन होते गया। इट प्रोवाइडेड, देखिए मेरा इसमें कोई पर्सनल व्यू नहीं होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। तो क्या हुआ, जो वेस्टर्न एजुकेशन था, ठीक है, इनहेबिटेंट्स में, उसको क्या किया गया, प्रोवाइडेड उनको प्रोवाइडेड किया गया। ठीक है, जो वेस्टर्न एजुकेशन की जो धाराएँ थी उसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया गया, हमारे स्वदेशी शिक्षा से भी ज़्यादा महत्व दिया गया उनको। इट ऑर्थोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। तो जो लोकल गवर्नमेंट, जैसे अभी पंचायती राज होते हैं, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो क्या करते हैं, एक कुछ अमाउंट में टैक्स पे करते हैं, कुछ टैक्स लेते हैं, सॉरी पे नहीं करते, लेते हैं हमसे। तो ऐसे ही उनको इम्पोज किया गया। ठीक है, टैक्सेस लेने के लिए पर्सन से। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। उनको ये भी राइट दिया गया कि अगर कोई इंसान उसको पे नहीं करता है तो वो उनको पनिश कर सकते हैं। अब आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, ये क्या था, ये फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको आप याद रख लीजिए, ये क्या था, फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के लिए, ब्रिटिश इंडिया का सेंट्रलाइजेशन का ये फाइनल पार्ट था। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लीजिए। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेर एज फॉलोज। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इसका तो भाग्य खुल गया भाई। अब क्या हुआ, इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, इनको सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दिए गए। थस द एक्ट क्रिएटेड फॉर फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर एंटायर टेरिटोरियल एरिया प्रोसेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। अब देख लीजिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उन पे क्या हुआ, पूरी उनका कब्जा, हैविंग अथॉरिटी ओवर एंटायर टेरिटरी। अच्छा, क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी इसको भी कुछ अथॉरिटी मिल गई यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विस के लिए भी पद खोल दिए गए सबके लिए, ऐसे कुछ अलाउंस दे दिए गए। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इट डिराइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। अब देख लीजिए हमारे मोदी जी, अब मोदी जी को ही ले लीजिए। मोदी जी क्या है, एक लेजिस्लेटिव है, लेकिन उनको एग्जीक्यूटिव की जगह में कभी कभार काम करना पड़ जाता है। जैसे क्या होता है, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास फॉर देयर लेजिस्लेटिव पावर। उनके पास भी कुछ लेजिस्लेटिव पावर थे। ठीक है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर थे। अभी क्या है, अभी लेजिस्लेटिव्स के पावर ज़्यादा है, एग्जीक्यूटिव्स के पावर कम। अब आगे, पहले एग्जीक्यूटिव्स के पावर ज़्यादा थे, लेजिस्लेटिव्स के कम। ठीक है, द गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको कुछ एक्सक्लूसिव पावर, कुछ स्पेशल पावर्स दी गई इसके दौरान, एंटायर ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वेर कॉल एज रेगुलेशंस। ठीक है, इसके पहले जो भी नए एक्ट आए उसको हम लोग रेगुलेशंस कहते थे, लेकिन
ये फर्स्ट टाइम था जब इसको एक्ट का नाम दिया गया। अब जो एक्ट्स आते थे उनको एक्ट्स बोला जाता था, ठीक है, जो प्रोविजंस आते थे उनको एक्ट्स बोला जाता था, इसके पहले रेगुलेशंस बोला जाता था। ये ईच एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट एक्सटेंड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी विच बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट प्रोवाइडेड दैट कंपनी टेरिटोरीज इन इंडिया वेर हेल्ड बाई इन ट्रस्ट ऑफ हर मैजिस्ट्री गवर्नमेंट। अब देख लीजिए, जैसे आपने मेडिवल हिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा। जैसे क्या हुआ कि जो साहू जी हैं उनके मौत के बाद जैसे पेशवा डी फैक्टो रूलर्स के नाम से सामने आए, ठीक है। वो क्या करते थे, शिवाजी के नाम से अपना जो साम्राज्य है वो कंटिन्यू करते थे। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक कमर्शियल बॉडी बन गया और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। उसके बाद तो क्या हुआ कि उनको बोला गया कि तुम जो हो वो तुम कंटिन्यू करोगे, लेकिन हर मैजिस्ट्री गवर्नमेंट जो है उसके इंटरेस्ट में तुम इसको कंटिन्यू करोगे, इसमें रूल करोगे, ठीक है। मतलब एक तरफ से बोल सकते हो कि तुम डी फैक्टो रूलर्स, ओके, उनके नाम के साम्राज्य तुम चलाओगे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 attempted to introduce a system of open competition for section of civil servant and stated that Indians should not be debarred from holding any place office employment company. However, this provision was negated opposition from court of directors। अब देख लीजिए क्या हुआ कि जो मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया सिविल सर्विस के रास्ते खोल दिए गए सभी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो इंडियन हो या फिर ब्रिटिश। ओपन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए। हालांकि इसको थोड़ी नेगलेक्ट भी होना पड़ा था, कुछ अपोजिशन भी फेस करना पड़ा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, लेकिन ठीक है फिर भी ये पास कर गए। अब आता है हमारा चार्टर ऑफ 1853, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्या है, लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। ये 1793 एंड 1853 का जितना भी चार्टर है इसमें ये क्या है, लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स थी। ये वाज ए सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। अब देखते हैं इसके फीचर्स, ठीक है। ये क्या होता है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ये क्या होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शन है वो गवर्नर जनरल काउंसिल में उसको अलग कर देता है। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिक्शन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। पहले 4 होती थी, अभी 6 और ऐड कर दिए गए, ठीक है, 6 और ऐड कर दिए गए। टोटल कितने हुए, 10, ठीक है। नंबर ऑफ 10 पीपल्स आर देयर इन द काउंसिल्स, ओके। तो उनको कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई, उनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बोला गया, ठीक है। In other words, it established a separate Governor General Legislative Council which come to be known as Indian Central Legislative Council। Okay. तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक काउंसिल बनाया गया इंडियंस को लेके, कुछ इंडियंस को लेके एक सेपरेट काउंसिल बनाया गया लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो टू बी लेजिस्लेटिव विंग्स ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज द मिनी पार्लियामेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मिनी पार्लियामेंट को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीड्यूर्स एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जैसे सेम प्रोसीड्यूर को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। थस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस, ठीक है।
अब देख लीजिए यहाँ पर जो इनकी दादागिरी थी वो ख़त्म हो गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट। द convenanted civil service was thus open through Indians also accordingly Macaulay Committee, ठीक है, Macaulay Committee. The Committee of Indian Civil Service was appointed in 1853. ये जो कमिटी थी इंडियन सिविल सर्विस के, उसको अपॉइंट किया गया 1853 में, ठीक है। It extends the company rule and allow it to retrain the possession of Indian territories on the trust of British Crown, but did not specify the particular period unlike previous charter. ये इसमें भी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया। इनमें बताया गया कि आप इन ट्रस्ट में काम करोगे ब्रिटिश क्राउन के, लेकिन इसमें भी कोई पार्टिकुलर पीरियड नहीं बताया गया जैसे प्रीवियस चार्टर्स में नहीं बताया गया था। दिस वॉज ए क्लियर इंडिकेशन that company rule could be terminated at any time parliament light। तो इसमें एक इंडिकेशन आ गया, इसमें एक इशारा तो आ गया क्या कि अब कोई भी समय कंपनी का जो रूल है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। इट इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इसको फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन मिला। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल्स, यहाँ पर 6 इंडियन पर्सन्स को भी लिया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में। 4 members were appointed by the local and provincial government of Madras, Bombay and Bengal and Agra। तो जो 4 मेंबर्स थे इसमें से वो अपॉइंट किए गए क्या, लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल एंड आगरा के। चलिए आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप आइए, वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए, बहुत ज़ोरदार से तैयारी कीजिए दोस्तों। तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। जितनी तगड़ी आपकी तैयारी होगी उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसका पार्ट 3 भी आने वाला है। इसमें हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये जो चार्टर थे, ये जो अमेंडमेंट एक्ट थे, इसको मैं समझा दिया। अब नेक्स्ट वाला जो है उनमें हम क्राउन रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अच्छे रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई बहुत धूमधाम से चलाइए, ठीक है। सिलेक्शन होना ही होना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। देख के लाइक नहीं करते हो यार तुम लोग, प्लीज़ लाइक कर देना अगर थोड़ा सा भी तुमको हेल्प हुआ तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। धन्यवाद।